असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है जो कि समाजशास्त्र विषय से संबंधित है, जिसका प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी जो कि रेगुलर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसका एक टॉपिक है संस्कृतिकरण, जो कि लास्ट यूनिट में है और जिसके अंतर्गत हम लोग संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण की विशेषताएं कौन सी हैं और वास्तव में व्यवहारिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो भारतीय समाज जब परिवर्तनशील है तो एक इसका जो मुख्य बिंदु हैं, तो यदि हम बात करें परिवर्तन की, तो ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस सामाजिक परिवर्तन पर अनेक भारतीय समाजशास्त्रियों ने और मानवशास्त्रियों ने बहुत कुछ लिखा है और अनेक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं, या ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए अनेक प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं या इस सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, लौकिकीकरण, औद्योगिकरण, ये सभी। इन सभी के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, और ये सभी परिवर्तन अलग अलग प्रकार से सामाजिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन को, कुछ आर्थिक परिवर्तन को, और उस आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको। तो ये सभी हम लोग इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो जो यदि बात करें कि जो संस्कृतिकरण है या संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ये दोनों ही जो कंसेप्ट हैं, ये दोनों ही प्रक्रियाएं हैं सामाजिक परिवर्तन की, वो सामाजिक मानवशास्त्री एवं समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास, इनका पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है, उन्होंने 1952 में इन संप्रत्ययों को विकसित किया है। और इन्होंने जो संस्कृतिकरण का अर्थ और उपयोग है इसको भी समय समय पर संशोधित किया है क्योंकि जब इन्होंने संस्कृतिकरण की परिभाषा दी या संस्कृतिकरण के बारे में बताया तो उनका मंतव्य कुछ और था, परंतु जैसे जैसे उन्होंने अध्ययन किया, उनका अध्ययन बढ़ा, तो उसी के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन वो करते गए। तो यदि हम संस्कृतिकरण को समझना चाहते हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, साथ ही संस्कृतिकरण की जो विशेषताएं हैं कि वास्तव में संस्कृतिकरण के कौन से लक्षण हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, तो हमें M.N. श्रीनिवास द्वारा विभिन्न समय में या जो संस्कृतिकरण के बारे में विभिन्न समयों में अलग अलग बुक्स में अपनी बताया है संस्कृतिकरण के बारे में, उसकी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले देखेंगे यदि संस्कृतिकरण जो संप्रत्यय है, जो शब्दावली है, उसका विकास कैसे हुआ। M.N. श्रीनिवास ने जो भारत का समाज है, भारतीय समाज है, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए इस संप्रत्यय या संस्कृतिकरण संप्रत्यय का प्रयोग किया। और ये प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय इन्होंने पाया कि जो निम्न जाति समूह हैं, निम्न जातियाँ हैं, वो ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी आदतों, वेशभूषा आदि का अनुसरण करके जाति संस्तरण में 1-2 पीढ़ियों की उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य है कि जो निम्न जातियाँ हैं उन्होंने उच्च जातियों के कर्मकांडों को, उच्च जातियों की आदतों को, वेशभूषा को एवं उनके जीवन जीने के तरीकों को अपनाया है। तो जब अध्ययन प्रारंभ किया श्रीनिवास ने, तो प्रारंभ में तो निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति के अनुसरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण संप्रत्यय की अवधारणा का प्रयोग किया। अर्थात संस्कृतिकरण से पहले जो उन्होंने अवधारणा दी वो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी, परंतु बाद में जब उन्होंने अध्ययन किया और देखा कि निम्न जातियों के द्वारा केवल उच्च जाति, केवल ब्राह्मण जाति का ही अनुसरण नहीं किया जाता, बल्कि
अनेक अन्य जातियों का भी अनुसरण किया जाता है। तो कंक्लूजन में क्या आया कि जो संस्कृति है उसका अनुसरण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है कि वास्तव में जब कोई निम्न जाति उच्च जाति अथवा अन्य जातियों को फॉलो करती है, उनके रीति रिवाज, नियम, सामाजिक मूल्य ये सभी मानने लगते हैं, तो केवल उसे ब्राह्मणीकरण द्वारा नहीं समझा जा सकता। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर पुनः संस्कृतिकरण संप्रत्यय को और विस्तृत और उपयुक्त पाकर इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। अर्थात उसके पश्चात ब्राह्मणीकरण की अवधारणा के पश्चात संस्कृतिकरण की अवधारणा उन्होंने दी। अब देखेंगे कि एम एस श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की परिभाषा दी है वो ये दी है कि एक निम्न जाति 1 या 2 पीढ़ियों में शाकाहारी बनके मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्कृति की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में जहाँ तक संभव हो ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था। तो प्रारंभ में जो एम एस श्रीनिवास ने परिभाषा दी वो यही थी कि ब्राह्मणों की जो रीति रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, जो आदतें हैं, उनको निम्न जातियों के द्वारा अपना लिया जाना ही संस्कृतिकरण कहलाता है। फिर उसके पश्चात इस अवधारणा का समय समय पर विस्तार किया उन्होंने, उसमें कुछ संशोधन किया और कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियाँ उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों का अनुसरण करती है। फिर उन्होंने केवल ब्राह्मणों को हटाकर उच्च जातियां शब्द का प्रयोग किया। विशेषकर इसमें उन्होंने कहा कि विशेषकर ब्राह्मणों का वे जब फॉलो करते हैं, उनके रीति रिवाज, कार्य प्रणाली अपनाते हैं, तो वो प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। उसके पश्चात जब श्रीनिवास की बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पब्लिश हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गतिशीलता की वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां शाकाहारी एवं मद्यपान निषेधों को अपनाकर 1-2 पीढ़ियों में जाति संस्करण के ऊपर की ओर अग्रसर होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे संस्कृतिकरण को और अध्ययन किया या जैसे जैसे एम एस श्रीनिवास ने अध्ययन किया, उनमें कुछ परिवर्तन या कुछ संशोधन करते हुए उन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट किया। जैसे योगेंद्र सिंह ने लिखा, लेकिन बाद में आपने अनुभव किया कि अनुसरण करने का मात्र ब्राह्मण का ही एक मॉडल नहीं है, बल्कि अनेक ऐसे मॉडल हैं जैसे कि अनेक समाजशास्त्रियों शायम ड्रॉफ, कोहन, पोकाक, रावे काली आदि ने बताया। कहने का तात्पर्य है जब योगेंद्र सिंह ने बताया कि केवल ब्राह्मणों को ही इसमें फॉलो नहीं किया जा सकता, अन्य अनेक ऐसे मॉडल हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। तो श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में स्पष्ट कहा कि अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि दोनों पुस्तकें रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग्स द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया तथा नॉट ऑन सेक्सुलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में मैंने संस्कृतिकरण के ब्राह्मण प्रतिमान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और दूसरे प्रतिमानों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नजरअंदाज किया। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में बताया कि जो निम्न जातियों द्वारा जो अनुसरण किया जा रहा है वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा का अनुसरण नहीं किया जाता है। और जो अंत में उन्होंने संशोधित परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न हिंदू जाति या जनजाति या अन्य समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा एवं जीने के तरीकों को उच्च एवं अधिकतर द्विज जाति की दिशा में बदलती है। तो अंत में उन्होंने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार से दी कि निम्न जातियों के द्वारा जब उच्च जातियों अथवा द्विज जाति के रीति रिवाज एवं परंपराओं को स्वीकार किया जाता है, उनके अनुसार आचरण किया जाता है, तो वो प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए एम एन श्रीनिवास ने कहा, स्पष्ट सामान्य शब्दों में हम देखें तो जब एक निम्न जाति किसी उच्च अथवा द्विज जाति को, किसी उच्च जाति के जो रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आदतें हैं, व्यवहार हैं, जीवन जीने का तरीका है, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इन सबको जब अपनाने लगती है
और उनके लक्षण उनमें दिखने लगते हैं, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, संस्कृतिकरण, अर्थात उनकी संस्कृति को वो अडॉप्ट कर लेती है, अर्थात उनकी संस्कृति को स्वीकार करने लगती है, या कुछ लक्षण उनकी संस्कृति में दूसरी संस्कृति के दिखाई देने लगते हैं, तो वो प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे जो संस्कृतिकरण है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। जब जैसा कि हमने इनको पढ़ा, इनकी परिभाषाओं को पढ़ा, तो उससे स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण क्या है। अब किस प्रकार से इसकी विशेषताओं को बताया है, जैसे इसकी विशेषताएं श्रीनिवास योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर पोकॉक आदि ने इस प्रकार से सबका जो मिक्स है परिभाषा विशेषताओं का, वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इससे पहली विशेषता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो मिल्टन सिंगर ने इस संबंध में कहा है कि एम.एन. श्रीनिवास का जो संस्कृतिकरण का सिद्धांत है वो भारतीय सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक मानव शास्त्रीय सिद्धांत है, अर्थात ये जो समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। इसके द्वारा समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको समझा जा सकता है। दूसरा है संस्कृतिकरण की इकाई समूह। तो एम.एन. श्रीनिवास ने अनेक बार अपनी जो संस्कृतिकरण की परिभाषा दी या फिर संस्कृतिकरण के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा किसी अकेले व्यक्ति या परिवार से ये नहीं होता है, बल्कि एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जो संस्कृतिकरण है वो एक सामूहिक या इकाई समूह के रूप में होने वाली प्रक्रिया होती है। केवल ये संभव नहीं है कि केवल एक व्यक्ति में या एक ही जाति में ये प्रक्रिया हो। तीसरा है निम्न जातियों से संबंधित। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसमें निम्न जातियों के द्वारा उच्च अथवा द्विज जातियों की संस्कृति को अपनाया जाता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो निम्न जातियों के संस्तरण से संबंधित है, अर्थात निम्न जातियों का संस्तरण ऊंचा उठने से संबंधित प्रक्रिया है। अगला है जनजातियों से संबंधित। यदि देखेंगे तो जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो जनजातीय समूहों अथवा जो अर्ध जनजातीय समूह हैं उनमें देखी जा सकती है, क्योंकि जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो जनजातियों पर सभ्य समाजों का अथवा आधुनिक समाजों का, या ये कहें कि उच्च जातियों का पड़ता है। तो श्रीनिवास ने इस संबंध में लिखा है कि ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातीय समूहों में भी पाई जाती है। और जब भी कोई जनजाति अपना संस्कृतिकरण करती है तो वह एक जाति होने का दावा अवश्य करती है और हिंदू बन जाती है, अर्थात वह हिंदुओं के संपर्क में आने से एवं उच्च जातियों के संपर्क में आने से, साथ ही उनका उन पर प्रभाव पड़ने से वो जनजातियों से संबंधित अवधारणा बन जाती है। अगला है पदमूलक परिवर्तन। पदमूलक का आशय है कि जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है तो कोई भी जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है, अर्थात उसके पद में परिवर्तन हो जाता है। वो निम्न जाति से ऊपर की तरफ, ऊपर के सोपान में उठ जाती है। इससे उसके संरचनात्मक परिवर्तन तो नहीं होता है, और परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका जो पदमूलक है, उनका जो पोजीशन है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, परंतु उसका जो संरचनात्मक ढांचा है वो सेम रहता है। अगला है द्विमार्गी प्रक्रिया। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है ये 2 वे प्रोसेस है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। 2 वे का आशय यह है कि निम्न जाति उच्च जातियों से बहुत कुछ प्राप्त करती है और जो निम्न जाति भी कुछ न कुछ उच्च जातियों को देती है, अर्थात केवल ऐसा नहीं है कि निम्न जातियों के द्वारा ही इनको किसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। ऐसा भी होता है जब उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों की कुछ चीज़ों को लिया जाता है। जैसे श्रीनिवास ने उदाहरण भी दिया इसका कि कभी कभी ब्राह्मण अपने किसी गैर ब्राह्मण मित्र के द्वारा रक्त बलि भी करवाते हैं। अर्थात इस द्विमार्गी प्रक्रिया को लघु और बृहद दोनों ही परंपराओं को ग्रहण करने के रूप में भी देख सकते हैं। अगला है विचारधारा गृहीता प्रक्रिया।
योगेंद्र सिंह ने कहा है इस संबंध में कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसकी विशेषता विचारधारा ग्रहण करने की है, अर्थात निम्न जाति उच्च जाति की विचारधारा को ग्रहण करती है, उसका अनुसरण करती है। अगला है अग्रिम समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि जो संस्कृतिकरण है उसकी एक विशेषता इसकी अग्रिम समाजीकरण को भी बताया है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया में जो निम्न जाति है उसको एक उम्मीद होती है, उसको एक आशा होती है कि वो उच्च जाति की संस्कृति को सीखती है, अर्थात वो सीखने का प्रयत्न करती है और उसे ये आशा और उम्मीद होती है कि भविष्य में वह उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से जो संस्कृतिकरण है वो अग्रिम समाजीकरण जैसी प्रक्रिया ही कहलाती है, अर्थात व्यक्ति का अग्रिम समाजीकरण इसमें होता है। संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान, अब संस्कृतिकरण के अनेक प्रतिमान होते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। प्रथम 3 वर्ण जो है वो द्विज कहलाते हैं और उन्हीं की क्षेत्र, संस्कृति और काल के अनुसार हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। तो निम्न जाति जो समूह है उनके लक्षणों या आदर्शों को अधिक ग्रहण करते हैं जो उनके अधिक समीप होते हैं। इस प्रकार से संस्कृतिकरण है उनमें अनेक आदर्श समूह भी हो सकते हैं। जैसे आदर्श समूह कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्थानीय, प्रभु जाति। अर्थात संस्कृतिकरण केवल ब्राह्मणों की संस्कृति को या ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा दी थी उससे संबंधित नहीं है। अगला है पुरातन प्रक्रिया। जो संस्कृतिकरण है इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल से हम देखते हैं कि जो निम्न जातियां हैं, निम्न समूह है, वो उच्च समूह बनने के लिए या वैसा बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अगला है निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तो स्पष्टतः ये है कि जब निम्न जातियों के द्वारा महत्वाकांक्षी हुआ जाता है या महत्वाकांक्षी स्वयं को समझा जाता है या उनके मन में महत्वाकांक्षा होती है कि हमें उच्च जातियों के समान बनना है या वैसे आचरण और व्यवहार करने हैं, तो ये महत्वाकांक्षा उनको उच्च पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अगला है प्रबल जाति का अनुकरण। जो जातियाँ ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है ये क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों का कोई गैर ब्राह्मण जाति का भी अनुसरण किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल जातिगत आधार पर ही इसमें अनुसरण किया जाता। कोई प्रभु जाति हो सकती है, कोई प्रबल जाति हो सकती है जिनका कि अनुसरण किया जाता है। तो इस प्रकार से एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया और यह बताने का प्रयत्न किया किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में संस्कृतिकरण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।